हाल फिलहाल भारत की ही विदेश नीति का एक बहुत सजग उदाहरण फिर से देखने को मिला है। जैसा कि सरल पे जो पीछे के कई वीडियो डाले गए हैं उनमें भारत की विदेश नीति के ऊपर कई बार चर्चा हुई। आज उसी चर्चा में एक नया अंश और जुड़ा है और ये मुद्दा शुरू होता है भारत में जापान के प्रधानमंत्री के आगमन से। जब भारत में जापान के प्रधानमंत्री आए तो अपने साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी लाए और उन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने भारत में अगले 5 साल के लिए 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। अब आप ये सोचेंगे 5 ट्रिलियन येन होता कितना है, तो 5 ट्रिलियन येन उतना है जितने सौदे में चीन ने पूरे पाकिस्तान को खरीद लिया। जैसे अगर आप आज के 10 साल पहले की बात करेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान की दोस्ती किससे थी, तो जवाब निकल के आएगा कि पाकिस्तान का एक ही हमदर्द था, वो था अमेरिका। आज प्रोस्पेक्टिव बदले हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो अंदर से दीमक की तरह कुरेद रहा है पाकिस्तान को, ये चाइना उभर के आया है। इसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। पहले नवाज शरीफ की सत्ता पलट हुई और अब इमरान खान के पीछे यही ड्रैगन लगा हुआ है। और कुछ ही दिनों में आपको ये सूचना भी मिलेगी कि ड्रैगन ने इमरान खान का सफाया किया और वहाँ कोई फिर एक नया उम्मीदवार या फिर एक नया खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। अब अपन भारत के प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने भारत में 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। 5 ट्रिलियन येन का मतलब है करीब करीब $42 बिलियन। अब आप ये पूछेंगे कि अगर आप सर डॉलर में बता रहे हैं या फिर येन में बता रहे हैं तो आखिर रुपए में ये करेंसी है कितनी, तो $42 बिलियन का मतलब है करीब करीब 3.2 लाख करोड़। 3.2 लाख करोड़ ये बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, करीब करीब इतना बड़ा कि इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नए पंख लगेंगे। जापान, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत ट्रेजेडीज़ के बाद भी जापान अपने आप को आज डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर खड़ा कर पाया है या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में अपने आप की एक अलग नई पहचान बनाई है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि जापान के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट किया गया हो? ऐसा नहीं है। ये मीटिंग जो अभी हुई है ये 14th एनुअल मीटिंग मानी जाती है। ये जापान की भारत के साथ 14th एनुअल मीटिंग है। इस 14th एनुअल मीटिंग में कुछ डिले हुआ। हालांकि 2014 से 19 तक जो जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे, उन्होंने भी भारत में खूब सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। अभी करीब 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उससे पहले करीब 3.5 ट्रिलियन येन के समथिंग का इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट पहले भी था, इन्वेस्टमेंट आज भी है। भारत के साथ दिन प्रतिदिन जापान इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ को बढ़ा रहा है और विदेशी मुद्राएं भारत के पास असीमित रूप से आ रही हैं। अब आप कहेंगे विदेशी मुद्रा कहने का यहाँ क्या औचित्य है या क्या तात्पर्य है? तो अगर अपन बात करें वर्ल्ड बैंक की तो 5 बड़ी करेंसी समझी जाती हैं जिनमें जापान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन करेंसी को जगह मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 5 बड़ी करेंसियां हैं इन्हीं में विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है और पूरा स्टॉक मार्केट इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इसी डिपेंडेंसी में भारत को मिले हैं 5 ट्रिलियन येन। अब जानने की बात यह है कि आखिर जापान यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन भारत से अपना रॉ मटेरियल लेके उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता था ब्रिटेन में और वापस बेच देता था भारत में। यानी उसने भारत को एक रॉ मटेरियल सप्लायर और एक बड़े मार्केट दोनों के रूप में काम लिया। ठीक ऐसा ही जापान के पास है। जापान यहाँ इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट से खुद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा और भारत को भी उससे फायदे होंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट ना तो किसी ब्रिज को बनाने के लिए किए गए हैं या फिर ना ही किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किए गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मार्केट को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 1.5 लीटर के
कम कैपेसिटी के इंजन के लिए डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया है और वो गाड़ियां पेट्रोल इंजन पे ही चलती है। अब अगर अपन कंपेयर करें तो करीब करीब डीजल और पेट्रोल की रेट में 16 से 20 रुपए तक का डिफरेंस अलग अलग स्टेट वाइज अपने को देखने को मिलता है। तो आप सोचें कि पेट्रोल इंजन से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका मेंटेनेंस और उन्हें मेंटेन करना धीरे धीरे बहुत महंगा होने वाला है। भले ही भारत ने रूस से बहुत बड़ा एक सौदा किया है क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन उसका कोई बहुत गहरा प्रभाव आपको आपकी डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और यही एक कारण है, और ये एक पॉलिसी भी कही जा सकती है, जिस पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को बढ़ावा देना चाहती है। अब देखें, जापान ऑलरेडी भारत में पहले से इन्वेस्ट करता आ रहा है और दो बड़ी कंपनियां, जिसमें से एक है सुजुकी और एक है टोयोटो, ये दोनों ही कंपनियां भारत में बहुत अरसे से व्यापार कर रही हैं। बहुत बड़ा मार्केट जापान को भारत ने दिया है। ठीक उसी नज़रिए से देखते हुए अगर अपन बात करें मारुति सुजुकी की, तो मारुति इंडियन कंपनी है और सुजुकी जापानीज कंपनी है। तो मारुति सुजुकी के कोलैबोरेशन में अब खुद मारुति भी दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के बारे में सोच रहा है। और ये 5 ट्रिलियन येन का जो इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा रहा है, इसका मेन मुद्दा यही है, मेन पर्पज यही है। इसी पर्पज के तहत जापान भारत में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका मेन इन्वेस्टिंग पर्पज है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनने वाली बैटरी के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना और उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करना। हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट होने का मतलब अभी टोयोटो ने एक बहुत ही पॉपुलर कार इंडिया में लॉन्च की है जो हाइड्रोजन इंजन से चलती है, यानी हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल उसमें काम ली जाती है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी की कैपेसिटी आप सुनेंगे तो हैरान हो सकते हैं। एक बार टैंक फुल कराने पे ये गाड़ी 650 किलोमीटर चल सकती है। और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन स्टोरेज ये कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता, ये उतनी ही सफिशिएंट कैलिब्रेशन में आ सकती है जितनी की सीएनजी और एलपीजी आती है। और हाइड्रोजन एक क्लीनर फ्यूल है, ये पोल्यूशन भी नहीं करता, तो इसके कई और एडवांटेज भी हो सकते हैं। इन्हीं एडवांटेजेस को ध्यान रखते हुए जापान यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखें, एक समय जो मैंने पहले बताया था कि 2014 से 2019 तक भारत में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट जापान की तरफ से किए गए। आफ्टर 19 ये नया इन्वेस्टमेंट आया 22 में। 19 के बाद 20-21 तक डिले चला। अब डिले का सबसे बड़ा कारण माना जाता है ड्यू टू कोविड, कि कोविड की वजह से ये डिले हुआ होगा। लेकिन आप फिर गलत सोच रहे हैं। इसका बड़ा मुद्दा या इसका बड़ा रीज़न कोविड नहीं था, इसका बड़ा मुद्दा था भारत में चल रहे प्रोटेस्ट। भारत में 2 प्रमुख प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें से एक था CAA प्रोटेस्ट और दूसरा चल रहा था किसानों का प्रोटेस्ट। इन दोनों प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं जापान को ये लग रहा था कि इंडिया एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी झेल सकता है, या लोकतांत्रिक रूप से कहीं ना कहीं भारत एक बैक स्टेज पे जाता हुआ दुनिया को दिख रहा था। क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था CAA प्रोटेस्ट। परंतु भारत ने अपने लोकतांत्रिक छवि को बरकरार रखते हुए इन दोनों प्रोटेस्ट को बड़े शांतिपूर्वक निपटाया। और इसी का परिणाम आप आज देख रहे हैं कि 22 में वापस जापान ने अपने हाथ बढ़ाए हैं भारत की तरफ और रिश्ते मजबूत किए हैं इस वर्ल्ड निवेश के तहत, जो कि 5 ट्रिलियन येन यानी एक बहुत बड़ी रकम के साथ शुरुआत की गई है। और दिन प्रतिदिन आने वाले 10 साल में, जैसे अभी जो EV विजन इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है, उस EV विजन के तहत भारत में 10 साल तक का विजन रखा है। 2030 तक भारत सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। तो इनका मेन मकसद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ मार्केट रेट को भी बढ़ाना है। आपको ये जानकारी कितनी सेटिस्फाइड लगी या आप इससे कितना सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।